हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। भाई यहाँ पर क्रैमर्स रूल का यूज हम नहीं करने वाले, हम यूज करेंगे प्लेन्स का। प्लेन्स का कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा है, हमें टीचर्स बताते हैं, यूट्यूब पे भी मिलेगा। बट क्या उस मेथड से सॉल्व करना सीखा है हमने? नहीं सीखा है। कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। बुक्स में है क्या? नहीं किया गया है। कोई टीचर बताता है क्या? नहीं बताता है। तो वो चीज हम आज करने वाले हैं। क्या सर ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो ये लेंदी होगा? क्रैमर्स रूल हमें इजी लगता है, हम उससे क्यों नहीं कर सकते? मेरे बच्चे, क्रैमर्स रूल भी आप यूज करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्लेन्स का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का टाइम रिड्यूस कर देगा सॉल्व करने का। अगर क्रैमर्स रूल में 1 मिनट लगता है तो यहां पर 30 सेकंड्स में उस क्वेश्चन को करेंगे। क्या आप सर फेंक रहे हो? बच्चे, मैं 2026 के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, अगर वो कम टाइम में नहीं सॉल्व हुआ तो बोलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें ये तो पता है भाई, तीन इक्वेशंस दिए होते हैं, तीन इक्वेशंस दिए होते हैं, और ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। इसको मैंने बोला P1, P2 एंड P3 प्लेन्स। हमारे पास भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यहां से हमें या तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे या तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि भाई एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है, और इनकंसिस्टेंट में हम देखेंगे तो नो सॉल्यूशन का केस बनता है। बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसे हर एक बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं भाई। पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, तो उससे पहले भाई मान लो दो प्लेन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया d1 एक प्लेन, और एक प्लेन लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 लिख लिया मैंने। अब पैरेलल प्लेन्स क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है भाई, दो प्लेन अगर पैरेलल है, इसका मतलब कि कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 एंड नॉट इक्वल्स टू d1 by d2। नॉट इक्वल्स टू d1 by d2 अगर बराबर हो गया तो उससे क्या होगा? तो उससे हो जाता है हमारा कोइंसिडेंट प्लेन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? कोइंसिडेंट प्लेन्स बन जाते हैं। इक्वल्स टू अगर d1 by d2 हो गया यानी कोइंसिडेंट प्लेन्स हो गए। ठीक है, तो पैरेलल प्लेन और कोइंसिडेंट प्लेन तो बड़ा सिंपल सा हो गया भाई, दो लाइंस जैसा ही है। दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, और कोइंसिडेंट कब हो जाता है? जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। तो सर आपने तो कुछ नया बताया ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर प्लेन्स तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो? बच्चे, जब क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट जान करके क्यों नहीं कर सकते हम उस चीज को? ठीक है, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स भी देखते हैं। अगर आपने फैमिली ऑफ लाइंस आपको हल्का फुल्का भी पता है, आइडिया है, तो आप फैमिली ऑफ प्लेन्स भी आसानी से समझ सकते हो। जैसा फैमिली ऑफ लाइन होता था वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन भी होता है। क्या कहता है फैमिली ऑफ प्लेन? फैमिली ऑफ प्लेन कहता है भाई, अगर मान लो दो प्लेन्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, इंटरसेक्ट करेंगे भाई, एक लाइन बनेगा। ये पॉइंट नहीं है, एक लाइन बनेगा। 3D में देखो भाई, मान लो आपके पास दो प्लेन्स ऐसे हैं, तो ये देखो एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर एक लाइन बन रहा है तो अब फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या कहता है? कहता है कि इस लाइन से पास होने वाले, इस लाइन से पास होने वाले सारे प्लेन्स का आप इक्वेशन लिख सकते हो, जैसे आप फैमिली ऑफ लाइंस में लिखते थे। और वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? वो इक्वेशन होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो होगा यही होगा फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन। यानी यहां पर अगर किसी प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो वो इक्वेशन होगा P1 प्लस लैम्डा P2। और इतना अगर आपको पता है, ये तीन चीज पता है, सारे क्वेश्चन हम धड़ाधड़ बनाने चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम प्लेन्स के बारे में देखते हैं कि भाई क्या क्या प्लेन्स की कंडीशंस पे, क्या क्या प्लेन्स की ज्योमेट्री पर हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर मान लो तीन प्लेन्स हैं और तीनों प्लेन्स पैरेलल है भाई, कोई कॉमन इंटरसेक्शन मिला नहीं मिला, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। पहला चीज तो ये हमें समझ में आया। दूसरा अगर हम देखें दो प्लेन कोइंसिडेंट है, दो प्लेन कोइंसिडेंट है और तीसरा पैरेलल है, तो भी हमें नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तीसरा अगर देखो भाई, कह रहा है कि दो प्लेन्स पैरेलल तो है, बट जो तीसरा प्लेन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को। तो यहां पर भी देखो, यहां पर इंटरसेक्शन मिला, यहां पर इंटरसेक्शन मिला, बट तीनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी यहां पर भी क्या मिला? हमें नो सॉल्यूशन मिला। चौथा एक देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा है। यहां पर क्या हो रहा है कि दो प्लेन्स का एक इंटरसेक्शन, फिर दो प्लेन्स का एक इंटरसेक्शन, फिर दो प्लेन्स का, हर दो दो प्लेन के पेयर्स का एक इंटरसेक्शन लाइन मिल रहा है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, यानी यहां पर भी नो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सर अब करेंगे कैसे क्वेश्चन?
तो यहां पर देखो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा केस है, इसमें तो अच्छा पहला और दूसरा ही केस समझ लो, पहले और दूसरे केस में तो पैरेलल होने चाहिए। तो हम आंखों से देख करके बता सकते हैं कि भाई दो इक्वेशन जो है वो पैरेलल है कि नहीं, भाई रेशियो सेम होना चाहिए। तीसरा वाला भी समवट वही है कि पैरेलल होना चाहिए। अच्छा चलो मान लो पैरेलल वाला नहीं भी पता कर पाओगे तो भी आराम से बना सकते हो। आप कह सकते हो कि मान लेते हैं सर ये P3 प्लेन है, ये हमारा P2 प्लेन है, ये हमारा P2 प्लेन है, यानी अगर मैं लिख दूं P3 प्लस लैम्डा P2, मैं लिख दूं P3 प्लस लैम्डा P2। अच्छा सॉरी, ये P1 प्लेन यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां पर जो डिनोट किया गया है उसी डिनोट पे कर देता हूं, ये P1 लिखा हुआ है, तो ये मेरा हो गया P3 प्लस लैम्डा P1, P3 प्लस लैम्डा P1। मैं कहूंगा कि इसके इंटरसेक्शन से पास करेगा, इसके इंटरसेक्शन से पास करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू P2। ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं यहां पर। ठीक है, अभी समझ रहे होगे आपकी सर ये सब क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा अरे भाई सब क्या इजी है। ठीक है, यहां पर भी देखो अगर मैं इस प्लेन को P1 मान लूं, ठीक है, और इस प्लेन को अगर P2 मान लूं, तो P1 और P2 का इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं P1 प्लस लैम्डा P2 इज पैरेलल टू P3, पैरेलल टू दिस P3, पैरेलल टू दिस P3। यानी ये कॉन्सेप्ट अगर लगा दूंगा, देखो थर्ड और फोर्थ में क्या सेम चीज नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड तो यार आंखों से दिख जाएगा अगर दिखना होगा तो हमें। बात समझ में आई क्या? तो ये अगर कॉन्सेप्ट लगा दे, दो थर्ड फोर्थ में हमें पता नहीं करना है, हमें ये नहीं पता करना है भाई डायग्राम ऐसा बन रहा है कि ऐसा बनना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस इतना करना है, P1 प्लस लैम्डा P2 पैरेलल टू P3, बस इतना करना है। सर क्वेश्चन बताओ, ये सब तो चोचलेबाजी है, मुद्दे पे आओ आप। ठीक है, देखो बच्चे, हमने देखा यार एक प्लेन ये दिया हुआ है, एक प्लेन ये दिया है, एक प्लेन ये दिया है। जैसे ही मैंने देखा ओ भाई साहब यहां पर अगर बात किया जाए, देखो ये रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/8 इक्वल्स टू, देखो 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने कहा यार नो सॉल्यूशन चाहिए, मैंने कहा यार नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए अगर कोई भी दो प्लेन्स पैरेलल हो जाए, और मुझे ये दिख रहा है तीसरा वाला ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, ये 100% इंटरसेक्ट करेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये वाला प्लेन अगर ऐसे बना है, ये वाला प्लेन अगर ऐसे बना है, तो ये पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल अगर नहीं है तो 100% कट करेगा ही करेगा, यानी ये थर्ड वाला बन रहा है ऑटोमेटिकली। तो मैंने ये सब नहीं देखा, मैंने कहा यार दो प्लेन्स अगर पैरेलल मिल गए, कोइंसिडेंट नहीं है क्योंकि 5/18 तो नहीं बन रहा है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो कुछ नहीं सीन आने वाला है। यानी अगर दो प्लेन्स कभी भी पैरेलल मिल जाए तो भाई इंटरसेक्शन क्या तीनों का कॉमन आएगा। मान लो मैंने दो प्लेन्स ऐसे बना लिए, अब तीसरा प्लेन कैसे बनाओगे यार, तुम कैसे बनाओगे कि भाई तीनों का मतलब ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, कैसे मैं बना दूं कि तीनों का इंटरसेक्शन कुछ कॉमन पॉइंट या लाइन दे दे, नहीं हो सकता। यानी जैसे ही दो प्लेन्स पैरेलल मिले, जैसे ही दो प्लेन्स पैरेलल मिले, मैं बोल सकता हूं कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। सिंपल यहां आ गया अल्फा बाई बीटा, देखो अल्फा बाई बीटा क्या आ गया 1/4, यानी बीटा बाई अल्फा क्या हो गया 4 हो गया। भाई 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे इस क्वेश्चन को करने में, और वहीं आप डिटर्मिनेंट बनाते और सॉल्व करते, और टाइम लगता मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे बीटा बाई अल्फा निकालने में। देख लो भाई डिटर्मिनेंट जब करते क्या करते भाई, ये इक्वेशन लिखे थे फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल्स टू 0 करते, सॉल्व करते, और फिर ये आता। यही तो आप देखो नेट पे जाओ, आप यही मिलेगा आपको, कहीं पर भी किसी ने सॉल्व किया होगा तो ऐसे ही सॉल्व किया होगा। ये जो टेक्निक है ये बेटे कहीं नहीं दिखेगी, ये पहली बार आ रही है ये टेक्निक यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये टेक्निक है जो वो मजेदार टेक्निक है। ऐसे ही आते भाई और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। फिर से मैं वही ट्राई करता हूं, क्या बन रहा है क्या दो पैरेलल। तो मैंने देखा यहाँ 4/-1 आ रहा है, यहाँ 3/2, ये तो नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं 2/1 -1/1, यहाँ पर भी पैरेलल नहीं बन रहा। जैसे ही पैरेलल नहीं बना, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, P1 प्लस लैम्डा P2 पैरेलल टू मैं क्या कर दूंगा, P3 कर दूंगा। मैंने कहा यार इसको किसी दो को P1 P2 मान लो, मैंने इसको मान लिया P1 और इसको मान लिया P2, तो भाई P1 प्लस लैम्डा P2 लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 लैम्डा। और ये जो है ये पैरेलल टू ये P3 प्लेन के है, बस रेशियो आपको बराबर करना है। क्या लिखोगे आप, 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा इक्वल्स टू 4 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई -1।
भाई आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, काम सेट है। देखो -3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 8 प्लस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बराबर क्या आ गया -11, लैम्डा बराबर -11/3 हो गया। लैम्डा क्या आ गया -11/3 हो गया। आपको अल्फा निकालना है भाई, अब किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ये दोनों सॉल्व कर लो। देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है -1 माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर मैंने लिख दिया -1 प्लस 22/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस लैम्डा यानी 4 माइनस 11/3। सॉल्व कर लेते, -3 प्लस 22 अगर कर दो तो ये आ रहा है +19 डिवाइडेड बाई 3 चौका 12, 12 माइनस 11 यानी 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने क्या किया यार, डिटर्मिनेंट तो हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, कितनी आसानी से इसको निकाल ले रहे। भाई अल्फा आया कि नहीं आया, हमने क्या बोला था बस कि P1 प्लस लैम्डा P2 पैरेलल टू P3 करना है, यही तो हमने कर दिया भाई। किसी को P1 P2 P3 मान लेते आप, ठीक है। मैंने अल्फा वाले को नहीं माना ताकि वेरिएबल बगल में आ जाएगा, दो दो वेरिएबल साथ में चिपका होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको P1 और इसको P2 माना। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी कर दी। आप P1 P2 P3 किसी को ही मानो, आंसर आना ही आना है, ठीक है। अगर पैरेलल मिल गए तो ऑटोमेटिकली नो सॉल्यूशन, और नहीं मिल रहा है तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर P3 कर देना है, सॉरी पैरेलल टू P3 कर देना, हो गया क्वेश्चन। और अब देखो कैसे किया गया यहां पर कि फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल्स टू 0, फिर ये किया गया, फिर डेल्टा एक्स भी निकाला गया, नॉट इक्वल। भाई साहब दो दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ रहा है भाई, क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा, दो दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ रहा है। मेहनत देख रहा हूं, मेहनत देख रहा हूं। और हमने क्या किया, हमने एक ही बार में चुटकी बजा के निकाल लिया यार आंसर। देखो अब आते भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केसेस कह रहे हैं कि P1 और P2 क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी दो प्लेन कोइंसिडेंट और तीसरा प्लेन बाहर से निकल रहा है। तो आप देखो ये एक लाइन मिलेगी जो कॉमन होगी, और लाइन मिला यानी इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हो रहा है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। या तो तीनों के तीनों क्या हो, कोइंसिडेंट हो, या तो तीनों के तीनों कोइंसिडेंट हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई तीनों का इंटरसेक्शन एक लाइन बने। मतलब अगर ये दो है, यहां से पास करे एक और, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस जैसा। फैमिली ऑफ लाइन जैसा समझ में आया क्या? यहां पर सर क्या बताना चाहोगे आप? मैं कहूंगा बच्चे पहले और दूसरे को अगर देखो, कोई भी दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जा रहे हैं और तीसरा कोइंसिडेंट हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी P1 इक्वल्स टू P2 है। अगर पैरेलल टू P3 हो गया, पैरेलल टू P3 हो गया तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और अगर P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर P1 इक्वल्स टू P3 ना तो पैरेलल ना ही इक्वल है P3 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर से बन जाएगा। ये यहां पर ध्यान रखनी है। सर ये तो बड़ा डर लग रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। बच्चे डरना नहीं है भाई। तीसरा केस देखो, तीसरे केस में फिर से सेम बात है, P1 प्लस लैम्डा P2। भाई इसको मैंने बोला P1, इसको मैंने बोला P2, तो ये मेरा देखो भाई फैमिली ऑफ लाइंस की वजह से मैं लिख सकता हूं P1 प्लस लैम्डा P2, यानी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू P3 होगा। कोइंसिडेंट करना है, पैरेलल नहीं करना है। इस वाले में नो सॉल्यूशन में क्या किया था, पैरेलल किया था, यहां पर क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करा देंगे, कोइंसिडेंट करा देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखो बच्चे कह रहा है कि भाई तीन प्लेन्स दिए हुए हैं, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैंने पहले चेक करना है कि क्या ये पैरेलल या कोइंसिडेंट है। मुझे दिखा भाई नहीं है, नहीं है, यानी 100%। अब तीसरा केस बन रहा है, मुझे बस सिंपल यहां पे लिख देना है P1 प्लस लैम्डा P2 और इसको बराबर कर देना है इस P3 के, इस P3 के। तो P1 प्लस लैम्डा P2 मैंने लिखा भाई, क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख देता हूं 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x। मैंने इसको बोला P1, इसको बोला P1 और इसको बोला P2, ठीक है। प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई प्लस 4 प्लस 6 लैम्डा, 4 प्लस 6 लैम्डा इंटू जेड इक्वल्स टू 7 प्लस 4 लैम्डा। अब ये P3 के बराबर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 7 प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई बी। अब भाई यहां से देखो, ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, बस यहां से सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है, 12 प्लस 6 लैम्डा
इक्वल्स टू 3 प्लस 5 लैम्डा, यानी यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई -9। लैम्डा -9 आ गया भाई, ये दोनों सॉल्व कर लो, ये दोनों सॉल्व कर लो। यहां देखो 9 पचे 45, 45 में से 3 गया तो -42/6 इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा 9 चौका 54, 54 में से 4 गया यानी -50/a, -50/a यानी a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, पहले माइनस माइनस हटाते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये हो गया 50/7। क्या आ गया 50/7 आ गया a। अब भाई सिमिलरली ये और ये सॉल्व कर लो, ये और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया -7 इक्वल्स टू 7 और -9 चौका 36, 36 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 29, -29/b, यानी b बराबर क्या आ गया 29/7, b बराबर 29/7। अब बस पुट करके देखना है यार, 50/7 माइनस y माइनस एक्स अगर करें तो नहीं भाई, ये तो नहीं आ रहा है, x माइनस वाई अगर कर दें ये 50 में से 29 जाएगा तो 7×21 हो रहा है क्या, हाँ ये हो रहा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई कितनी आसानी से किया मैंने। आपको सर वो ऐसे तो क्रैमर्स रूल वाला भी आसान था, देख लो भाई क्रैमर्स रूल वाला आसान था या हार्ड था, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डी जीरो करते, डी जीरो करने के बाद ए निकलता, फिर डीजेड को जीरो करते, फिर हमारा ये निकलता, फिर ए कॉमा बी निकालते तो x माइनस वाई बराबर 3 आता। ठीक है, खैर मैं ये बोलूंगा कि क्रैमर्स रूल खराब है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको दोनों टेक्निक पता हो, जब जो आसान लगे वो लगा करके हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। भाई कहीं तो ऐसा था जहां पर ये टेक्निक आपको 30 सेकंड में आंसर दिलाएगी, कहीं ऐसा होगा जहां क्रैमर्स रूल आपको जल्दी आंसर दिलाएगा। आपको जब तक दोनों नहीं पता है आपका टाइम सेव नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही बात है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम देख लेते हैं भाई पैरेलल वैरेलल का सीन तो नहीं है। देखो भाई यहाँ 1:1, यहाँ 1:2 पैरेलल का सीन तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी कोई पैरेलल का सीन तो नहीं बन रहा है। तो फिर वही बात कि इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P3 बोल देते हैं। अब रेशियो P1 प्लस लैम्डा P2, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू P3 करना है। P1 प्लस लैम्डा P2 क्या बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स z इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 9, 5 लैम्डा प्लस 9। अब बराबर कर दो बस, तो 1 प्लस लैम्डा बाई 1 इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा बाई 3 इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा बाई लैम्डा। ओहो इधर भी लैम्डा ले लिया मैंने, कोई ना इधर लैम्डा की जगह अल्फा ले लो, चलो इसको अल्फा कर लेते हैं, इसको अल्फा कर लेते हैं, यहां पर आप अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा लिख लो ताकि सेम सेम हो जा रहा है ना यार दोस्त। ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, यहां पर भी अल्फा आ गया, अल्फा आ गया और अल्फा आ गया, इक्वल्स टू ये हो गया 5 अल्फा प्लस 9 डिवाइडेड बाई म्यू, डिवाइडेड बाई म्यू। फिर भाई वही सेम चीज कि इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आ गया 3 प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा, यानी अल्फा बराबर यहां से क्या आ गया -12 आ गया, अल्फा -12 आ गया। अब ये वैल्यू देखो, ये तो -12 बन जा रही है, यानी मैं इससे रिलेट कर देता हूं हर चीज को, सॉरी +12 बन जा रही है। तो ये 1 प्लस अल्फा लिखा है ना, तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। इसको मैं रिलेट करा दे रहा हूँ 3 प्लस अल्फा बाई लैम्डा से, तो अल्फा की वैल्यू -12 है, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ गया 2 टाइम्स 3 माइनस हाफ, 3 माइनस हाफ कितना होगा 5/2, यानी लैम्डा बराबर मेरा कितना आ गया 5 आ गया। फिर सिमिलरली दूसरे वाले से रिलेट करा दे, 1/2 इक्वल्स टू 5 अल्फा प्लस 9 बाई म्यू हो गया, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स -1/2 पुट करो, दोनों 18, 18 माइनस 5 यानी 13, 13/2 हो गया, यानी म्यू का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है लैम्डा प्लस म्यू यानी 18, और सिंपल आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहां पर क्या किया गया, डी लिखा, D1 लिखा, D2 लिखा, भाई ये तो लिख दिया डायरेक्ट। क्या ऐसे लिखोगे भैया, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ये सब लिखना पड़ेगा और फिर लैम्डा बराबर आएगा तो सेम ही आंसर। तो आपको सोचना है कि कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, तो फाइनल हम आ जाते हैं भाई यूनिक सॉल्यूशन पे। यूनिक सॉल्यूशन वाला अगर आप केस देखते हो, यहां पर क्या कह रहा है कि भाई 3 प्लेन्स ऐसे इंटरसेक्ट करने चाहिए कि एक पॉइंट बने। देखो भाई 2 प्लेन्स, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन अगर इंटरसेक्ट करे तो एक लाइन बन रहा है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन अगर इंटरसेक्ट करे तो ये एक लाइन बन रहा है, और ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन अगर इंटरसेक्ट करे तो ये एक लाइन बन रहा है। यानी यहां पर अगर इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन लिया जाए तो एक पॉइंट मिल रहा है। यहां पर भी कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर बस सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा गेम करना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में मैं बोलूंगा कि भाई आप क्रैमर्स रूल ही अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। बट एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, एक ट्रुथ बताना चाहूंगा, एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस
100 में से 2 आते हैं, 100 में से 2, 3, 4 मिलेंगे, यानी 4 to 5% क्वेश्चन ही आपको यूनिक सॉल्यूशन का मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन पे मिलेंगे। ठीक है, चल यहां पर सिंपल है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहां पर मैं इसको प्लेन P1 मान लेता हूं, इसको P2 मान लेता हूं और इसको P3 मान लेता हूं। यहां पर सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अगर मैं यहां पर कर देता हूं P2 माइनस P1, क्या कर दूं भाई, P2 माइनस P1, देखो भाई क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है, क्योंकि देखो एक्स एक्स गायब हो जाएगा, ये भी वाई जेड में इक्वेशन बन जाएगा, ये भी वाई जेड में इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां पर बन रहा है मेरा 2n माइनस 2 y बन रहा है, फिर यहां पर बन रहा है हमारा n z इक्वल्स टू 8 माइनस 6 यानी 2 बन रहा है, और p3 हमारा देखो p3 लिखा है n माइनस 1 y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, वो भी यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो 100% ये और ये पैरेलल नहीं होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए पहली चीज तो यहां पर मैंने देखा भाई 2n माइनस 2 2 टाइम्स सॉरी 2 टाइम्स n माइनस 2 2n माइनस 2 सॉरी 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू n अपॉन 1 होना चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो n नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया, n नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। दूसरी चीज अगर देखोगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्या ऑब्जर्वेशन की, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो देखो भाई ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा z बराबर 2, z बराबर 2, और ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, z बराबर 1। भैया दो सॉल्यूशन मिलेगा क्या, z बराबर 1 भी हो जाए, z बराबर 2 भी हो जाए एक साथ, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। यानी n की वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं है, यानी n की वैल्यू 2 भी नहीं मिलेगी, n की वैल्यू 1 भी नहीं मिलेगी, यानी ये दो छोड़ करके बाकी सब हो सकते हैं, बाकी सब हो सकते हैं। हमें बोला गया था कि यहां पर एक डाई को रोल किया गया है, रोल किया गया है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k/6 बनेगा प्रोबेबिलिटी। तो हमें निकालना है सम ऑफ k एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकाले तो 2 और 1 तो नहीं हो सकता, यानी क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकते हैं, यानी 4 केसेस बनेंगे, यानी 4/6 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है हमारे 3 4 5 एंड 6। तो भाई इन सबको ऐड कर दो, 6 4 10, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 10 22, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।